नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की सीएम धामी ने की समीक्षा। भू धंसाव के कारणों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर हो तेजी से काम। आपदा पर किया जा रहा भ्रामक प्रचार। जोशीमठ में दरार वाले घरों में संख्या में नहीं हुआ इजाफा, ना ही 3 दिन से कोई दरार में बढ़ोतरी। 259 घरों को किया गया विस्थापन। आपदा प्रबंधन ने जारी किए आंकड़े। देहरादून में मंत्री अग्रवाल ने किया स्मार्ट कामों का निरीक्षण। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होंगे इसी स्टेज का इस्तेमाल। निर्माण कार्य से मंत्री खुश। राजा भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम में नए सिरे से होगा विकास। पुराने प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मौके पर जाकर किया निरीक्षण। और उत्तराखंड के लालकुआ में रॉयल्टी दरों में कटौती का विरोध। गौला संघर्ष समिति का 41वें दिन भी धरना जारी। समाधान नहीं होने पर विरोध करने का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जोशीमठ में भू धंसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम किया जाए। जोशीमठ के भू धंसाव क्षेत्र के अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के काम में तेजी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएं। जिलाधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के जिन शहरों में समुचित ड्रेनेज प्लान और सीवर सिस्टम नहीं है, उनमें ड्रेनेज और सीवर सिस्टम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाए। शहरों को श्रेणीवार चिन्हित किया जाए। तो अभी 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें। और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ आपदा को लेकर सोशल मीडिया या ट्वीट के जरिए किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा कि जोशीमठ आपदा के बहाने कुछ लोग उत्तराखंड की स्थिति को भयानक दिखा रहे हैं, जो सही नहीं है। जोशीमठ में अब भी 70% जनता सामान्य जीवन जी रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है। और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। के आपदा प्रबंधक सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या बढ़ी नहीं है और न ही 3 दिन से कोई दरारों में बढ़ोतरी हुई है। खतरे वाले 4 वार्ड में असुरक्षित मकानों की संख्या 181 स्थिर है। जिन मकानों में क्रैकोमीटर लगाया गया है उनमें दरार में वृद्धि नहीं हुई। पानी का रिसाव पहले से कुछ ज्यादा हुआ है। पहले 100 एलपीएम था, अब 150 एलपीएम हो गया है। विस्थापन वाले घरों की संख्या 259 है, जिनके 867 लोगों को अस्थायी शिफ्ट किया गया है। 3 दिनों से
दरारों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कल भी 849 था, आज भी 849 है। उसी प्रकार जो 4 वार्ड पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किए गए थे, उसमें भी जो घरों की संख्या है जिसमें दरारें आई है, उसकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कल भी 181 था, आज भी 181 है। अभी वहाँ के जो CBRI के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर कारुंगो, उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन जिन घरों में क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारों की जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। एक अच्छा साइन है, ऐसा लगता है कि शायद स्टेबलाइज हो रहा है चीज़ें। जो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी, और फिर घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी है। 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। से कैबिनेट मंत्री खुश नजर आए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिस प्रकार से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, इससे साबित होता है कि निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा कर दिया जाएगा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इसी स्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, हमारा जो परेड ग्राउंड पे आप देख रहे हैं स्टेज बनना था और बहुत तेजी से काम शुरू हुआ। लगभग 1 महीने पहले ही शुरू किया था और आज ये लगभग अंतिम चरण में है। हम लोग 26 जनवरी हमारे यहाँ एक मुख्य कार्यक्रम होता है हमारे गणतंत्र दिवस का, और हमारे विभाग के द्वारा उसको मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम यहाँ पे ये काम शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कितना तेजी से काम हुआ और बहुत सुंदर काम भी हो रहा है। और मैं ये मान के चलता हूँ 2-4 दिन में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी परेड ग्राउंड में जैसे घास लगी है, जो दूसरे और भी काम है, इसको मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे दिख रहा है, अब देखिए सामने वॉल पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में स्मार्ट सिटी में हैं। अब क्योंकि ये बन गया है, अब हैंडओवर करेंगे हम। तो ये नॉर्मली नगर निगम को ये हैंडओवर होता है और मेंटेनेंस की फिर जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो नगर निगम की तरफ से रहेगी, या जिसको भी अब देंगे आगे उसकी रहेगी। तो ये एक बार हमें देखना होगा कि किस तरह से इसको हम और स्ट्रीमलाइन करें और इस परेड ग्राउंड की मेंटेनेंस एटलीस्ट रहे। नहीं, थोड़ा मेंटेनेंस का इशू इसलिए भी रहा क्योंकि मूवमेंट हमेशा बना रहा है यहाँ पे परेड ग्राउंड में, क्योंकि बहुत सारे मेले भी हुए, बहुत सारे फंक्शंस भी सब यही होते रहे। तो उस वजह से इसकी मेंटेनेंस के इशू की वजह से भी इसकी ये हालत खराब हुई। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और पौधारोपण की जानकारी ली गई। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कामों को तेजी से करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से पहले विभागों को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों और फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 100% फायदा दिए जाने के निर्देश दिए। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया। हमने कहा जो किसान की डिमांड होगी उसके अनुरूप उसको जो है पौध दी जाएगी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का हो, हमारे हॉर्टिकल्चर का जो है उत्पादन दुगना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर्स घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज पहले गरीबों की थाली में होता था, जो मडुआ झिंगोरा खाता था, उसको गरीब कहा जाता था। आज इसकी डिमांड बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़े लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसको शामिल किया है। और हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मडवा देंगे। राजा भरत की जन्मस्थली कण्वाश्रम के विकास को लेकर सरकार अब नए सिरे से काम करेगी, क्योंकि कण्वाश्रम के पुराने प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए प्रोजेक्ट बनाएगी जिसमें वन कानूनों के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर मौके पर जाकर कण्वाश्रम और कण्वाश्रम गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि कण्वाश्रम के विकास को लेकर कण्व इलाके को विकसित किया जाएगा। साथ ही कण्वाश्रम में जो झील है उस पर किस तरह से काम किया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पुराने प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया गया है। उसमें सबसे पहले हम कण्वाश्रम पहुँचे। आप लोग जानते हैं हिस्टोरिकल जगह है, लेजेंडरी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि कोटद्वार में जो गढ़वाल का द्वार है वहाँ कण्व नगरी है, कण्व आश्रम है, जहाँ भरत की पैदाइश है और जिससे भारत नाम इस देश का हुआ है। तो मैं ये चाहती थी कि जो हमारे अफसरान हैं वो इस इलाके को देखें और हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि इसको हम किस तरह से एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना सकें। रॉयल्टी की दरों में कटौती के बावजूद गौला संघर्ष समिति का धरना मोटा हल्दू में 41वें दिन भी जारी है और गौला संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और खनन व्यवसायियों का ये कहना है कि भले ही सरकार ने रॉयल्टी की दरों में कटौती कर दी हो, लेकिन कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है और न ही गाड़ी मालिकों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसको 41 दिन हो गए। मांगे अभी क्या पूरी हुई है? एक ही तो मांग पूरी हुई है। 7 मांगों में एक मांग पूरी हुई है तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हम ये मांगे कुछ नहीं होती है। ये मांगे हमारी मेन मांगे परिवहन को लेकर है। यहाँ देखिए आप गन्ना ढोल ले ट्रैक्टर ट्राली, उसमें तो डबल टैक्स नहीं है, लेकिन गोला के अंदर जो ट्रैक्टर जा रहा है उसमें ये डबल टैक्स ले रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी सिलेंडर हमने कागज नहीं निकाले, सरकार ने ज़बरदस्ती उसमें जो है टैक्स और पेनल्टी भरनी शुरू कर दी है। बात बताइए आप, 10 साल की लीज समाप्त हो रही है, ये सारे अधिकारी को पता है, वन विभाग को पता है, वन विकास निगम को पता है, खनन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी को पता है। एक बात बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब इसको आप किसकी लापरवाही समझते हैं? जैसे जनप्रतिनिधि वैसे अधिकारी। आप समझिए जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसा हो कि जो चुनाव हार जाए उसको दोबारा संगठन चुनाव लड़ा करके विधायक बना करके मुख्यमंत्री बना दे तो क्या काम होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इस रुपये अभी तक हमारी एक मांग इनने मानी गई है, एक मांग मानी गई है, उसमें भी 3 रुपये का अंतर है। बाकी रहा सवाल, अभी हजार लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, बाहर से आने वाली लेबर यहाँ पर आके बैठी हुई है और यहाँ पर अभी हमारे टैक्स फिटनेस का मामला लटका हुआ है। परिवहन विभाग सुन नहीं रहा है। हमारी गाड़ियाँ सिलेंडर हैं, हमें टैक्स और फिटनेस हमारी शुरू कर दी गई है, उसमें पेनल्टी शुरू कर दी गई है। तो मेरी इस सरकार से मांग है, जो हठधर्मिता में बैठी हुई है, मैं उससे मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आईटीओ ऑफिस से जो समस्याएं हमारी बाधित हैं उनको जल्दी से उसका हल निकाल कर, और जो हमारी 10 साल की अभी जो रिन्यूअल हमारा जो होना है वो 22 तारीख को हमारा ख़त्म हो रहा है, होने को जा रहा है, और 23 तारीख से फिर गोला बंद हो जानी है अगर ये चला भी देते हैं तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक खंडहर में डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, 3 चाकू और कई कारतूस के साथ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर होंडा सिटी कार लेकर लक्सर सोलर पावर प्लांट में डकैती के लिए आए अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। में कल जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 6 बदमाश भगवानपुर और सहारनपुर के थे, वो एक होंडा सिटी गाड़ी से आए थे और इसके बाद
हमारे जो चेतक पुलिस में जो 2 कांस्टेबल थे, एक आरक्षी पंचम प्रकाश सर और एक दिनेश होमगार्ड थे, इन्होंने जब देखा कि एक संदिग्ध गाड़ी है तो गोपनीय रूप से जानकारी करी तो 6 बदमाश जो है वहां पर एक हमारी एक फैक्ट्री है जो सोलर प्लांट से रिलेटेड है, वहां पर एक सुनसान जगह पर उनको पाया और जब उन्होंने उनकी जानकारी करी, घेराबंदी करके पूछताछ करी तो पता चला ये 6 बदमाश वहां पर जो है किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। मौके की नजाकत को भांपते तत्काल अन्य फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। 6 बदमाशों से तलाशी पर 3 से तमंचे बरामद हुए और हथियार तीनों के पास थे और ये वहां पर जो हमारा जो फैक्ट्री है, सोलर फैक्ट्री है, उसमें वो वहां पर घटना को अंजाम देने आए थे कि लोगों को बंधक बनाकर उसमें वहां पर जो तांबा उससे निकलता है उसको बेचा। लक्सर नगर में बीते 2 दिन पहले एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो जाने वाले 2 आरोपितों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपित लक्सर मेन बाजार से एक महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए थे। इसमें महिला के 4,000 रुपए सहित काफी कागजात थे। महिला के पति ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपितों की शिनाख्त करते हुए दोनों आरोपितों को फ्लाईओवर के नीचे से लूट के माल सहित गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपित नैतिक और कार्तिक लक्सर कोतवाली के दाबकी कला गांव के निवासी हैं। आरोपी कार्तिक पहले भी चोरी और लूट के मामलों में लक्सर और सिविल लाइंस रुड़की से भी जेल जा चुका है। देहरादून में नशे की तस्करी रोकने के लिए पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पटेल नगर पुलिस ने एक आरोपित को 113 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11,50,000 रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड पुलिस देवभूमि को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी के चलते देहरादून नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर यहां कार्रवाई की जा रही है। पटेल नगर थाने ने एक ये जो कस्बा बेहड़ी, थाना बेहड़ी, बरेली जनपद उत्तर प्रदेश का एक जो है मुलजिम है अजीज पुत्र बाबू, तो ये इससे लगभग 14 ग्राम इसमें की बरामद हुई है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 11.5 लाख आंकी गई है। इसकी अरेस्टिंग हुई है, माल बरामद किया गया है। इसके बारे में हमको बहुत अन्य जानकारी प्राप्त है, उसको हम फर्दर इसमें जांच कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे सितारगंज से है। सितारगंज में सिडकुल की फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मशाल जलाकर विरोध किया। नगर पालिका परिषद चेयरमैन हरीश दुबे ने समर्थन दिया और कहा कि अभी तो मशाल जलाई है, आगे और लंबी लड़ाई है, और कहा कि सरकार इन वर्कर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, आगे और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। अभी मशाल जलाकर रैली का आयोजन किया गया है। रैली भी नगर पालिका से निकालकर शहर में घूम रही है। इनकलाब के नारे भी गूंज रहे हैं। अम्बेडकर पार्क में इसका समापन हुआ और सितारगंज में जायडस वेलनेस एम्प्लॉयन यूनियन के वर्करों ने सितारगंज सिडकुल में 214 दिन से लगातार धरना दिया हुआ है। कि एक ही मांग है कि जायडस कंपनी का वो ताला खोला जाए। इनको जो बेरोजगार किया गया है, इन बेरोजगारों को तत्काल इनकी बहाली की जाए, और यही इनकी मांग है जिसको लेकर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी आपने देखा महाराणा प्रताप चौक पे भी उपवास के लिए हम लोग बैठे थे, और अब यह आंदोलन आपको पूर्ण रूप से मैं बता देना चाहता हूं, जन आंदोलन हो गया है। इसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि जायडस कंपनी के साथ हैं, और जिसको लेकर आज हम एक मशाल जुलूस निकालकर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब ये मशाल यात्रा की तरह जो है कि मशाल जलने लगेगी। कि सरकार ने बिल्कुल आंख बंद कर दी है। अगर सरकार चाहती तो इसका निपटारा बहुत जल्दी हो सकता था। तो सरकार अब सरकार को जगाने के लिए
और सरकार को जताने के लिए, क्योंकि सिडकुल इस हिसाब से उजड़ रहे हैं और सरकार सोई पड़ी है, वैसी रोजगार की दिक्कत है। और ये जो हम 12-13 साल हमने काम किया, आज हमें रोड पे छोड़ दिया और सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं है। तो सरकार को जगाने के लिए अब हमारा एक ये परिणाम है कि मिसाल के तौर पे, और अगर सरकार अभी भी इसको नहीं जागती है तो इस आंदोलन। जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर में टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मानसून सीजन के बाद शीतकाल के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं और बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद देश भर में ये मैसेज गया है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। ये बात खुद प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मानी है। उनका कहना है कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिस्ट अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा रहे हैं। केवल मात्र कुछ समस्या पैदा हुई है जोशीमठ में, निश्चित रूप में उसको हम हल कर लेंगे। और हम आगे चाहेंगे कि टिमरसैंड के अंदर जो शिवलिंग बनता है वहाँ पर स्वयं मेरा जाने का ये निर्णय है। वहाँ जाकर के हम लोग उस पर्यटन को चालू करेंगे। तो टिमरसैंड में अमरनाथ की तरह स्वयंभू लिंग बनता है, आप जानते हैं, तो वो एक बड़ा रमणीय स्थान है और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और वहाँ के पर्यटन से हमारे गाँव भी सुरक्षित हो जाएंगे, वहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। तो ऐसे हमारी अभिलाषा है कि हम वहाँ पर शीतकालीन टूरिज्म को आगे प्राणवान रखें, आगे गतिमान रखें। उत्तरकाशी जनपद के मोरी तहसील के अंतर्गत दलित युवक से मारपीट के मामले में उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मोरी क्षेत्र का भ्रमण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मौजूदा हालात का जायजा लिया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मोरी क्षेत्र में अब हालात सामान्य हैं। कुछ बाहरी लोग मोरी में आकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा दबंग और पावर वाला क्यों ना हो, उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्दोषों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही सभी से वो है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिल गई है और दोनों पक्षों में जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।